हेलो नमस्कार। एच टी वी पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हरीश। आप सबों को भारत पे ट्रम्प का टैरिफ और उसके कारणों का पता होगा। अगर आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ज़रूर हमारा पिछला वीडियो देखें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। आज हम ट्रम्प के टैरिफ, भारत का उत्तर, उससे जुड़े सभी मामलों के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसका एक विशेष पहलू है जिस पे हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए इस विशेष प्रस्तुति के लिए। Tariffs completely threw the Indian government for a loop. They were not expecting it at all. We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Trump announced a 25% tariff against India, and he threatened a penalty tax on India if it didn't curb its purchasing of Russian oil. And then this week he followed through on that threat by announcing another 25% tariff, which would effectively double the tariff rate to 50%. This would be one of the highest tariffs that the US is planning to impose anywhere in the world. But the second part, the 25% tariff, won't go into effect for 21 days. Determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. If the 50% tariff is enforced, it would be hugely damaging for India, which is trying to really boost its manufacturing sector. And some of the biggest sectors that would be hit are textiles. India is a huge garment manufacturer, jewelry, seafood, and auto parts. Now, pharmaceuticals, India is a huge pharma producer, so far has been exempt. The other sector that is exempt is electronics, which is a sector that India is focusing on and trying to attract foreign companies to come. Apple, for example, already assembles 20% of its iPhones in India and has plans to expand. 6 अगस्त को ट्रम्प ने रूसी तेल के नाम पे भारत पे एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया, जो कि टोटल टैरिफ को 50% के नंबर पे संख्या पर ले आया। एडिशनल टैरिफ रूसी तेल के नाम पे लगाया गया हो, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि और डेयरी सेक्टर उनकी कंपनियों के लिए खोले, और भारत ने इसे मना कर दिया है। तो उसको दबाव में लाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया चालू ही है, और इसीलिए ट्रम्प ने रूसी तेल के नाम पे हम पे दबाव डालने के लिए ये एडिशनल टैरिफ लगाया है। लेकिन इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया जिसने पूरे पाश्चात्य जगत में खलबली मचा दी। आइए देखते हैं इसे। देखिए, 31 अगस्त को तियानजिन, चाइना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई थी। पिछले साल की बैठक में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, किंतु 27 अगस्त से जो एडिशनल 50% टैरिफ ट्रम्प ने भारत पे लगाया, उसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना जाने का फ़ैसला किया। और आपने देखा कि चीन में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और चेयरमैन जी, इन तीनों के हंसते बोलते बात करते हुए जो विजुअल्स आए, इसने पूरे वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट्स हैं सबको हिला के रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसको देखा। इस बात को लेकर ट्रम्प की अमेरिका में काफ़ी शिकायतें हुई। पिछले 30 सालों से अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिश वो भारत को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। राष्ट्रपति क्लिंटन के समय से जितने राष्ट्रपति आए थे, सभी ने कोशिश की थी कि भारत अमेरिका के साथ जुड़े, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में भारत को सम्मिलित करना शुरू किया था। किंतु ट्रम्प के एक सिंगल एक्शन से ये सारा जो 30 सालों की जो मेहनत थी अमेरिका की, उस पर ट्रम्प ने पानी डाल दिया।
तो उसकी काफ़ी शिकायत होने लगी यूरोप से, अमेरिका से, सभी जगहों से, कई सारे थिंक टैंक्स ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी भूल बताने लगे। तो उसने डबल डाउन करते हुए पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज करने के लिए 1 सितंबर को एक पोस्ट किया। आइए इसे देखते हैं। ट्रंप ने इस पोस्ट के माध्यम से ये अपनी जनता को बताया कि भारत का अमेरिका से व्यापार काफ़ी छोटा है, आम जनता को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कम है। इसके पहले उन्होंने चीन के साथ भी ये टैरिफ का गेम खेलने की कोशिश करी थी और उन पे 150% तक टैरिफ लगाने की बात कही है। चीनी लोगों ने जवाब में 125% का टैरिफ लगा दिया। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा कि इस टैरिफ से आम जनता को नुकसान होगा, कि ट्रंप ने ये मामले की गंभीरता को समझते हुए चीन पे जो टैरिफ का जो गेम था उसे बंद कर दिया। पर उसे एक दूसरा कैंडिडेट मिला, उसे कहीं एग्जाम्पल तो दिखाना था। ट्रंप को किसी न किसी देश को पकड़ना था ताकि उसे पकड़ के वो एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी दुनिया को दिखा सके कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे। सबसे बड़े कंट्री को उसने पकड़ने की कोशिश करी, वहाँ वो मार खा गया। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जो बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं। अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, बट अमेरिका के लिए हम 10th पार्टनर हैं। अगर हमारे उत्पाद वहाँ पे महंगे भी हो जाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा संख्या में अमेरिकी लोगों को इसका पता नहीं चलेगा। और भारतीय ट्रेड में भी कुछ कंपोनेंट हैं जहाँ पे ट्रंप ने उसको टैरिफ की परव्यू से निकाल दिया। लेकिन जो पोस्ट किया उसके जवाब में अमेरिकन लोग काफ़ी सपोर्ट में आए, जो उनकी मागा जो पॉपुलेशन बेस है, और उन सबों ने भारत के खिलाफ भारत पे और भारत के लोगों पे जो कि अमेरिका में अलग अलग तरह से पहुँचे हुए हैं और टिपिकली H1B वीज़ा पे जो गए हैं और वहाँ जॉब कर रहे हैं, उन पे हमला करना शुरू कर दिया। कई सारे हमले ये नस्ली भी हो गए। उन्होंने बेसिकली ये डिमांड करना शुरू किया कि अमेरिका से इंडियंस को वापस भेजो। उनकी जो H1B वीज़ा पे जो जॉब कर रहे हैं, सारे H1B वीज़ा को टर्मिनेट बंद करके और यहाँ से भारतीयों को निकालो। ये इस तरह का सेंटिमेंट पूरे सोशल मीडिया पे हो गया। देखिए, ये सभी लोग ये कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, कि stop outsourcing of American jobs. Mostly in tech, they are outsourcing and replacing skilled American workers with cheap foreign labor, primarily from India. कुछ लोगों का ये कहना है कि जो अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं जो भारत में अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, टिपिकली GCCs की बात हो रही है यहाँ पे, ये ऐसा ना करें और सारे GCCs को इंडिया से बंद करके वापस अमेरिका ले जाए। क्लियरली इस व्यक्ति ने ये जो प्रेसिडेंट की जो स्ट्रेटजी है उसको आउटलाइन करते हुए कहा कि द बॉटम लाइन इज़ इंडिया नीड्स अस मोर देन वी नीड देम एंड टू बी परफेक्टली क्लियर वी होल्ड ऑल द कार्ड्स। यानी कि आज के दिन में चूँकि अमेरिकन कंपनीज भारतीयों को जॉब दे रहे हैं, तो अमेरिका जब चाहे इसको बंद कर सकता है, जब चाहे भारतीयों को निकाल कर उनको वापस भेज सकता है। यानी कि कंट्रोल जो है, लिवरेज जो है, वो अमेरिका के पास है, भारतीयों के पास नहीं है, जिसमें कोई डिनाई करने की बात भी नहीं है, जो कि रियलिटी है। तो वो इस बात को समझते हुए उन्हें पता है कि भारत इस समय एक वीक पोजीशन पे है। चीन के साथ वो नहीं कर पाए क्योंकि चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग है, किंतु भारत आप सर्विस दे रहे हो। अब आप सर्विस दे रहे हो तो जो पे कर रहा है, जब चाहे आपसे सर्विस लेना बंद कर सकता है। आप क्या कर लोगे? It has been a difficult day from an economic news perspective. Just 22,000 jobs were added in August. That caused the unemployment rate to rise for the first time in nearly 4 years.
jobless rate, 4.3%, is now the highest it's been since 2021. You may देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सेंटिमेंट अमेरिका में पैदा हुआ है ये उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन से पैदा हुआ है। देखिए, जो ट्रम्प की नीतियां हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने जो टैरिफ लगाना शुरू किया देशों पे, उससे पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है। खासकर अमेरिका में जितने भी कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा हिल गया है। CNN की इस रिपोर्ट में ये क्लियरली बता रहे हैं कि पिछले महीने यानी कि अगस्त में सिर्फ 22,000 नई नौकरियां पूरे इकॉनमी ने ऐड करी, जो कि कोविड के बाद ये सबसे कम संख्या। what was happening back then. Manufacturing jobs fell for the fourth straight month, which means America has lost 78,000 manufacturing jobs so far this year. Now, of course, this is a president who ran on trying to bring back just these kinds of jobs, bring factories back to America. He promised a golden age. Today's numbers, nothing but bad news on that front. So let's be real, almost 8 months in, it is definitely Donald Trump's economy now. His tariffs, his strong arming of businesses, and perhaps most notably of the Federal Reserve, the market's facing a massive amount of uncertainty. सो आपने देखा कि राष्ट्रपति ट्रम्प के उस पोस्ट के बाद से कैसे भारतीयों के ख़िलाफ़ और H-1B वीज़ा के ख़िलाफ़ अमेरिका, उनकी जो सपोर्टर्स हैं, इन्होंने नारा लगाना शुरू किया। जॉब मार्केट की स्थिति काफ़ी कठिन है, नए जॉब्स वहाँ पे काफ़ी कम हो रहे हैं। तो उनके नज़र ऐसे सभी जगहों पे है जहाँ से और ज़्यादा नौकरियाँ निकल सके। तो पहला इजी टारगेट इंडियंस मिले हैं जो कि H-1B वीज़ा पे अमेरिका में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। तो उनकी डिमांड है, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स की डिमांड है, कि ऐसे सभी लोगों को देश से निकाला जाए ताकि वो नौकरियां अमेरिकन लोगों को मिले। और इसी बीच में जो राष्ट्रपति ट्रम्प के सलाहकार हैं पीटर नवारो, तो जबकि ट्विटर पे ये सब चल रहा था, वो हर एक दिन मीडिया में आके भारत के लोगों के ख़िलाफ़ ये लगातार बयानबाजी कर रहे थे। सारी कोशिश इनकी ये थी कि भारत सरकार डर जाए और अमेरिका का जो डिमांड्स हैं एक्सेप्ट कर ले। और ये सब जो चल रहा था, यूरोप और अमेरिका के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, ट्रम्प पे लगातार हमला कर रहे थे, ये कहते हुए कि उसने भारत को एलिमिनेट कर दिया, जो कि लॉन्ग रन में अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगी होगी। तो इस बीच में 5 सितंबर को उन्होंने ये ट्वीट भेजा। लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट है, इसका जो टोन है, ये बेसिकली इस बात को दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनके टैरिफ के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी चीन चले जाएंगे और पुतिन और चेयरमैन जी के साथ वो मीटिंग में जाके अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचाएंगे। कहीं ना कहीं ट्रम्प इस विजुअल से, जो हमने कुछ देर पहले देखा, काफ़ी आहत हुए, साथ में गुस्सा भी है। तो ये ट्वीट बेसिकली उनके दुख और जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है उन सबको दर्शाता। लेकिन इस ट्वीट के तुरंत बाद से, इसके जवाब में, अमेरिका में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो पागल हो गए। उन्होंने भारतीयों पे, भारत पे, जो अमेरिका में जो H-1B वीज़ा पे हैं, सब पे हमला करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं उनको। अगर हम सभी को समराइज़ करें तो जो अमेरिकन्स हैं और साथ में कैनेडियंस और बाकी कंट्रीज़ के लोग, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं, उनका ये कहना है
कि भारत हर एक साल 130 से 200 बिलियन डॉलर का बिजनेस अमेरिका और अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू कर रहा है। पिछले 20-25 साल से आउटसोर्सिंग के बिज़नेस में इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है। सभी जो कंपनीज़ आउटसोर्सिंग कर रही हैं, मेजॉरिटी कंपनीज़ उसमें अमेरिकन हैं, कुछ यूरोप की भी कंपनीज़ हैं, कनाडा वगैरह के भी कुछ छोटी मोटी उनका भी शेयर है। तो उनका ये कहना है कि ये जो 130 से 200 बिलियन डॉलर का जो बिज़नेस हो रहा है, ये हम क्यों होने दें, हम क्यों भारत को इतना सारा बिज़नेस करने दें, ये हम क्यों नहीं वापस ले आते हैं। अब ये जो GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का जो ये दौर जो चल रहा था कि भारत में ही कई सारे ऐसे बड़े सेंटर्स खोले जाएं जहाँ पे लोकल लोगों को हायर करके उनका अमेरिका का जो आउटसोर्सिंग बिज़नेस यहाँ से रन किया जाए, इस पे लोगों ने सवाल खड़े उठाने शुरू कर दिए। उनकी जो अमेरिका के जो मागा सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये अमेरिकन कंपनी जो कर रहे हैं वो क्राइम कर रहे हैं, उनको ये सारे सेंटर्स बंद करके सारे जॉब्स को वापस अमेरिका में ले जाना चाहिए, यानी कि ऑफशोरिंग से रीशोरिंग करना चाहिए। और देखिए 5 सितंबर को ट्रंप का ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट आया था। आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 9 सितंबर है, और इस बीच में ही उन लोगों ने अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट के लोगों ने ये एक आउटसोर्सिंग टैक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें शायद ये 10% 15%, अभी उसका जो पूरा प्रारूप हमारे सामने नहीं आया है, उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इस पूरे बिज़नेस को, जो हम आउटसोर्सिंग बिज़नेस जो हम पिछले कई सालों से कर रहे थे, उसको वो टारगेट करेंगे, 100% टारगेट करेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस इंडिया में उन्हें नहीं रखना चाहिए, और इंडिया को वो हिट करना चाहते हैं, इंडिया को हर्ट करना चाहते हैं। हमारे लिए मुश्किल है ये कि हमारे पास अपने प्रोडक्ट है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हमने अभी तक पूरी डेवलप करी नहीं है। शुरुआत करी है हमने, लेकिन पूरी तरह से डेवलप हुई नहीं है। ये सारी कंपनीज़ मोस्टली अमेरिकन है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रभाव में आएंगे ही। 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी हिट तो होने वाला है। अब देखते हैं आगे। अमेरिकन्स के सेंटिमेंट्स को देखो तो वो इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। उनको ये मालूम है कि हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, हम रेसिपिएंट हैं उनके कंपनीज़ के लार्जेस्ट पे। देखिए, कंपनीज़ का प्राइवेट और प्रॉफिट मोटिव होता है, तो ये ज़रूर है कि भारत में वो प्रॉफिट के लिए, यानी कि लो कॉस्ट पे इंजीनियर्स को हायर कर सके, अच्छे इंजीनियर्स हायर कर सके कम कॉस्ट पे, इसलिए वो भारत में आए हैं। लेकिन वह है कहाँ की कंपनी? अमेरिकन कंपनीज़। तो अल्टीमेटली अगर वहाँ की सरकार उन पे दबाव डालेगी तो आज नहीं तो कल उन्हें एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो टैरिफ का जो थ्रेट है वो भारत के किन प्रोडक्ट्स पे है और किस सेगमेंट पे इसका ज़्यादा प्रभाव है, किस पे कम प्रभाव है। तो इसको देखते हैं। PDF ब्लूमबर्ग ने जारी किया था। इसमें अगर आप देखेंगे कि 2 सेगमेंट, सबसे पहला सेगमेंट स्मार्टफोन, उस पर US टैरिफ 0 अभी दिख रहा है, और दूसरा सेगमेंट थर्ड लाइन में देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स, उस पर भी टैरिफ उस पर 0 है। बाकी जितने आइटम्स हैं, डायमंड, गोल्ड, मशीनरी, अप्लायंसेस, स्टील, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स, अपैरल, कपड़े जो हैं, ऑर्गेनिक, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सब पे उन्होंने 50 से 55% टैरिफ डाल के रखा है। लेकिन 2 ही आइटम, मोबाइल फ़ोन्स और फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने ज़रूरी आइटम माना। बाकी सभी को उन्होंने गैर ज़रूरी मानते हुए कि उसे इम्पैक्ट झेल लेंगे, भले उसकी कीमत बढ़े, चलता है। लेकिन दवाइयाँ और मोबाइल फ़ोन्स जो कि कंज्यूमर को सीधे हिट करता है, बाकी तो B2B जूते चप्पल हैं, वो आप डिफ़र कर सकते हैं, 6 महीने बाद ही आप, हो सकता है आप खरीदें, हो सकता है आपके पास हो सकता है उसे आप ना ले, कहीं और से ले लें। मशीनरी है, ये तो बिज़नेस यूज़ करती है, तो वो उन पे असर पड़े भी तो ट्रम्प या उनके सपोर्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस पूरे मामले में मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि
जो पिछला क्वार्टर रहा, यानी कि अप्रैल मई जून, इसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक देश यानी कि एक्सपोर्टर बन गया है। भारत वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर है मोबाइल फ़ोन्स का। इस जो स्मार्टफ़ोन का मार्केट शेयर है, ये अमेरिका में, अमेरिकन मार्केट्स की बात हो रही है। अगर आप देखेंगे इससे बेसिकली ये जो है, आपको नंबर पूरा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि पिछले साल अमेरिका में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स गए थे, उस पे उसका 13% भारत ने बनाया था और चाइना ने 61% बनाया था। सेम पीरियड की बात हो रही है, अप्रैल मई जून के पीरियड की बात हो रही है। और वियतनाम का शेयर था 24%। इस साल 2025 में AMJ सेम पीरियड में भारत का जो शेयर है 44% है, चीन का शेयर 25% है और वियतनाम का शेयर 30% है। यानी कि पहली बार फ़ोन्स के कैटेगरी में भारत नंबर 1 है, हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसी बात पे एप्लॉज हम डिज़र्व करते हैं। ये देखिए, अब ये क्यों हुआ? 5 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था प्रदेश में कि ऐसा संभव हो सकता है। 2020 में भारत सरकार एक PLI स्कीम लेके आई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। ये क्यों लेकर आई कि मोबाइल फ़ोन्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे बहुत सारे जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने शुरू में $10 बिलियन यानी कि तकरीबन 85,000 करोड़ का एक फ़ंड बनाया और ये कहा कि जो भी कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो हम अगर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड यानी कि प्रोडक्शन करते हैं भारत में, तो हम उनको पैसा वापस करेंगे, उनको पैसा देंगे, यानी कि इंसेंटिवाइज़ करेंगे कि भारत में कंपनी खोले। तो सबसे पहले जो लोगों ने इन्वेस्ट किया वो मोबाइल फ़ोन्स कंपनी थी। तो इसमें सैमसंग है, एप्पल है, सब ने प्रोडक्शन शुरू किया और उनके जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर असेंबलर्स हैं, अब इंडिया में आईफोन का असेंबली कौन करता है? फॉक्सकॉन करती है, एक इंडियन कंपनी है डिक्सन करती है। टाटा ने 2 कंपनियाँ, पिगाट्रॉन एंड विस्ट्रॉन, ये 2 कंपनियों को, चाइनीज़ कंपनी थी, उनको ले लिया। तो टाटा भी अब मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सब मिलके पिछले कुछ सालों में उन्होंने तकरीबन $13 बिलियन का कारोबार किया और भारत सरकार ने इसके एवज में $680 मिलियन, यानी कि अगर आप रुपीज़ में बात करें तो 1,10,000 करोड़ के फ़ोन्स बनाए और भारत ने इंसेंटिव कितना दिया? 6,800 करोड़ का। तो यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट पे 19 गुना ज़्यादा रिटर्न आया और भारत इसके चलते पहली बार मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोडक्ट सेगमेंट, आईफोन जैसे सेगमेंट, जो कि चीन का सबसे बड़ा, सबसे क्राउन ज्वेल था, उस पे चीन को हमने पीछे छोड़ दिया जी। अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पे पहुंच रहे हैं। आपने देखा ट्रंप के टैरिफ, उसके जो रिज़ल्ट है, वो टैरिफ से रिलेटेड जो सिचुएशंस खड़े हो रहे हैं, वो आपने देखा। आपने ये भी देखा कि इस पूरे प्रकरण में मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स ने कितना बड़ा साथ दिया है भारत के इकॉनमी को, और इसमें PLI का कितना बड़ा हाथ है, जिसने एक 5 साल के काफ़ी कम समय में एक ऐसा काम कर दिया जो कि कई देशों को दशकों लगे थे उसको करने में। अब हम देखते हैं कि PLI और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री को खड़ा करने में भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। देखिए, ये 2 लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दोनों अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते हैं। एक रघुराम राजन और दूसरा डॉक्टर लांबा।
ये दोनों प्रोफेसर्स हैं, एक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के, एक शिकागो यूनिवर्सिटी के। Raj and Lamba argue that India's recent desire to join the global manufacturing club by providing subsidies through PLI and protection through higher tariffs is a recipe for protecting possibly less efficient industries and creating manufacturing jobs at a very high cost. Instead, they recommend that India skip manufacturing and jump from agriculture to services. They recommend that the government concentrate on improving our service exports where they are very, very good, where they have inherent strengths, and the money saved from PLI subsidies should be spent on educating and skilling India, all the way from primary school to the highest cutting-edge research. A related plea from them is that economic policies are best made in an ecosystem of debate and discussion rather than stifling of criticism. Well, Dr. Rajan, Professor Lamba, thank you very much for joining me. Dr. Rajan, did I summarize the book correctly? If you can add or edit. Almost. Look, I think the temptation is to say we are against manufacturing. Absolutely not. What we think is that manufacturing, we need to capture the high value-added parts of manufacturing. If we do that, the low value-added parts will come. Instead, what we seem to be doing is trying to capture the low value-added parts without thinking of the fact that we already have an advantage. सुन रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट को। इनका ये कहना है कि हमें हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, लो वैल्यू एडेड नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे होगा। एक तरफ इनका कहना है कि हमें कृषि से सीधे सर्विस में जाना चाहिए, दूसरा इनका कहना है कि हमें हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले आप कहीं ना कहीं शुरुआत करते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जो बेसिक जो चीज़ें हैं असेंबली से शुरू करते हो। ये इनके ख़िलाफ़ है, इनका कहना है कि ये मत करो। जबकि इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं, ब्लू कॉलर जो जॉब्स हैं। अभी PLI से तकरीबन 3 लाख नौकरियां आई हैं, और मोस्टली किसके लिए? ये ऐसे कैटेगरी में जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, 20, 25, 30 हज़ार के कैटेगरी में, और मैक्सिमम महिलाओं को गई हैं। यानी कि जो लोग एक स्टेबल इनकम और कुछ नहीं कर रहे हों, या फिर एडहॉक जो काम कर रहे हैं, उनको एक स्टेबल जॉब मिला। और ऐसे 1, 2 नहीं 3 लाख डायरेक्ट जॉब्स हैं, और तकरीबन 6-7 लाख जो इनडायरेक्ट जॉब्स हैं वो मिले। तो ये इनके ख़िलाफ़ है। आगे सुनते हैं इनकी बात। In some of those high value parts. Let me give you an example. When you look at cars today, when you look at the Tesla, there's 40 million lines of code in the Tesla. We are a coding superpower. Why don't we focus on the high value added part of the Tesla, for example, instead of focusing on the lowest value added part, which is assembling the product? Take for example Apple. Apple is worth $3 trillion. इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ये पता नहीं ऐसे एक्सपर्ट सोचते कैसे हैं। इनका कहना है कि टेस्ला ने जो कार बनाई है उसको ड्राइव करने के लिए 40 लाख लाइन्स ऑफ कोड है, 40 lakhs। लेकिन और उनका कहना है कि हमें उसमें हाई वैल्यू एडेड चीज़ें करनी चाहिए। ये शब्द वैल्यू एडेड, हाई वैल्यू एडेड सुनने में अच्छे लगते हैं। आप ये बताइए कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ टेस्ला का, कोड तो एक बार लिख दिया गया, कुछ उसके इंजीनियर्स ने बैठ के 20, 25, 50, 100, 500, 1000 इंजीनियर्स ने बैठ के जितना भी वक्त लगा होगा, उन्होंने एक कोड लिख दी। हर एक बार जो कार की असेंबली होती है, हर एक बार उनका एक मॉडल लॉन्च होता है और हर एक कार बनती है, उसमें क्या कोड फिर से लिखना पड़ता है? ये कोड में अब भारतीय इंजीनियर्स क्या कर लेंगे? असेंबली कर सकते हैं। हर एक कार की असेंबली होगी, जो चाइना में हो रहा है। टेस्ला की कारों की असेंबली हो रही है, हर एक दिन हज़ारों वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी आ रही है, उनकी पगार आ रही है। लेकिन जो कोड है, कोड तो टेस्ला के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में बैठ के ये कोड तो लिखा जा चुका है। अब वो एक कार बने चाहे 10 लाख कार बने, वो 40 लाख लाइन ऑफ कोड तो रहेगा ना। उसे आप करोड़ों बना सकते हो, उसे एक बनाओ। तो इसमें इंजीनियर्स भारत के क्या कर लेंगे? कोडिंग कंट्री हो नहीं हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? असेंबली से लोगों को नौकरियां तो मिलेंगी। हर एक जो प्रोडक्शन होगा कार का, हर एक कार में प्रोडक्शन में
अगर असेंबली लाइन वर्कर है उसको तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये कैसे सोचते हैं इंडिविजुअल्स? Foxconn, which does the assembly, is worth about $50 billion. Apple is worth 60 times Foxconn. That's because it's captured the high value cost. What we're saying is India already has a competitive advantage there. And by all means, those chip manufacturing is useful to create more jobs, but there's also lots of jobs available elsewhere, those skill services. Let's not have a manufacturing. देखिए PLI स्कीम 2020 में चालू हुआ। इसने तकरीबन 2 साल इंडिया में बैठ के ये कंपेनिंग करे कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीन करेगा, भारत को लो एंड में भी सर्विसेज देना चाहिए अमेरिकन कंपनीज को। रघुराम राजन जी का ये पूरा का पूरा ये दुकान उन्होंने खोल के रखी थी कि हमें करनी नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने देंगे, हमें सिर्फ अमेरिकन कंपनीज़, यूरोपियन कंपनीज़ के लिए काम करना चाहिए। देखिए ये जो सर्विसेज की बात हो रही है, हम 95-97 से Y2K का, उस समय Y2K वाली बात आई थी, कई सारे लोगों ने ये अमेरिकन कंपनीज़ के लिए काम करना शुरू किया। Y2K में क्या हुआ था कि जो लेगेसी उनके कोड्स थे उसमें डेट चेंज से रिलेटेड जो भी डिस्टर्बेंस हुआ था, ये भारतीयों ने उस समय ग्रैब किया। देखिए 1991 तक कांग्रेस आई के जो ओवरऑल उनका जो ये था इकोनॉमिक मॉडल था, उसने देश को ऐसे चौपट करके रखा था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 1994, 95, 98 में कई सारी कंपनीज़ आई उस समय, TCS थी, इन्फोसिस आई, ऐसे कितने सारे कंपनीज़ आई। बट ये सारी कंपनीज़ ने आज तक 2025 अभी हो चुका है, इक्का दुक्का प्रोडक्ट छोड़ के किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं, कोई IP किसी ने क्रिएट नहीं किया। अभी भी ये लोग अमेरिकन्स वो $80 का बिलिंग करते हैं पर आवर का। ये लोग जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको साल का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख देते हैं, और एक वो घंटे का $80 का बिलिंग लेते हैं, $100 का बिलिंग लेते हैं, या $50 का बिलिंग लेते हैं। और ये इनका एक मॉडल है, यानी कि बॉडी शॉपिंग का एक मॉडल है सारी कंपनीज। देखिए इस बात को लेकर कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि इतनी नौकरियां दी, लेकिन नौकरियां दी, जो अपॉर्चुनिटी था उसको कितना कैपिटलाइज़ किया। आपके पास था अपॉर्चुनिटी, इतने साल थे कि आप कितने सारे प्रोडक्ट बना सकते थे। छोटी छोटी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, जो कितने सारे फ्रेमवर्क्स, कितने सारी चीज़ें बना सकी। कौन से फ्रेमवर्क हमारे NIT कंपनीज़, इतने बड़े लाखों लोग काम करते हैं, क्या फ्रेमवर्क बनाया, कौन सा प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी नहीं, कोई IP क्रिएट नहीं करी उन्होंने। आज के दिन में ये जो लेजीनेस जो था कि साइबर कूलीज़ का काम, अभी स्थिति ये है कि अगर अमेरिका चाहे तो पूरे के पूरे जो टैप है उनको बंद कर सकता है। इनका जो ये मार्केट कैप इन्होंने खड़ा करके रखा है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इंडिया में जो डोमेस्टिक सेगमेंट में कुछ बिजनेस मिलेगा वो मिलेगा। अमेरिका अगर टैप बंद कर दे, 27-28 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट अगर बंद कर दे, आउटसोर्सिंग बंद कर दे, तो हमारी कंपनीज़ की क्या हालत होगी? क्योंकि है ही नहीं, बाकी किसी देश को बेच ही नहीं सकते, कुछ प्रोडक्ट ही नहीं इनके पास। Where we think we have to be like China, start the world and we will move up. There are lots of impediments in that way, amongst which are that the world has moved on. Let's recognize that reality and reimagine India's role. Professor Napa, you want to add? Yeah, bang on. So, the way we think about this in a kind of a more storytelling way is the story of the smile curve, right? When we make a smile, you see that, the highest point of the smile is at the two ends. Global production chain. Right, so the smile curve basically tells you that the highest value add is at the left end, which is the... ये जो प्रोफेसर कह रहा है, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल इनके नॉलेज है। आज के दिन में ग्लोबल प्रोडक्शन लाइन को अमेरिका ने तो टोटली ख़त्म कर दिया है, या ख़त्म करने पे आमादा है। तो ये जो स्माइल कर्व है वो कौन सा कर्व हो गया? वो आपका हो गया फ्राउन कर्व हो गया। चाबी किसके पास है? जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग अभी है। ये पूरा सर्विसेज का मॉडल तो जब चाहे तब, जिस दिन अमेरिका चाहे उस दिन वो पूरे सर्विसेज मॉडल को वो किल कर सकता है।
और भारत का क्या होगा। और जो सारी जो थियोरेटिकल पैराडाइम्स हैं ये सब तो तेल लेने गए। आप अपनी देश का भविष्य किसी और के हाथ में देकर, अपनी गर्दन किसी और के हाथ में देकर चैन से नहीं बैठ सकते। जब तक उसने आपको इग्नोर किया, आपको पसंद किया, तब तक उसने आपकी गर्दन छोड़ के रखी। लेकिन जिस दिन उसे लगा कि भैया ये तो प्रॉब्लमेटिक है, तो आपकी गर्दन मोड़ देगा। आज के दिन में जो पिछले 20-25 साल से हम बैठ के अमेरिकन कंपनीज़ के लिए काम करके हम जो कमा रहे थे, वो आज बंद करने पे आमादा है। कई सारे लोग ट्विटर पे या ट्रूथ सोशल पे ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो सर्विसेज देते हैं, हम अच्छे हैं, हमारे बिना आपका काम नहीं होगा। ये जो लॉजिक है, हमारे बिना आपका काम नहीं होगा, मैं आपसे पूछता हूँ, या आप ही अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कोई एम्प्लॉई है, बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, बहुत ही मतलब दिन में वो 18 घंटे वो काम करता है, 20 साल से काम कर रहा है आपके लिए, लेकिन कल वो बोलता है कि सर मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, देखता हूँ कि आपका काम कैसे चलता है। तो आप क्या कंपनी बंद कर दोगे? क्या आपका काम बंद हो जाएगा? जी नहीं। आप किसी और को लेकर आओगे, भले ही शॉर्ट टर्म में आप उसे ज़्यादा पैसे दोगे, आप अपना काम तो नहीं बंद होने दोगे। काम बंद होता भी नहीं है, कोई भी हो, कैसा भी हो, इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। लोग मर जाते हैं, उनके परिवार वाले भी ख़त्म हो जाते हैं? जी नहीं। सब चलते रहता है, सब चीज़ चलता है। तो आज के दिन में अगर अमेरिका से भारतीयों को निकाल दिया जाए, H1B के सारे वीज़ाज़ बंद कर दिए जाए, IT के सारे प्रोजेक्ट से भारतीयों को निकाल दिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि उनके IT कंपनीज ठप हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। मोस्टली तो अभी AI का समय है, आधे से ज़्यादा चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। जो चीज़ें ऑटोमेट नहीं हो सकती हैं वो कुछ दिन ऐसे काम चलाएंगे, और उसके बाद से फिर वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको ज़्यादा पैसा दे के उनसे काम करा लेंगे। तो कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। हमें ये देखना है कि हम अपने लिए क्या IP क्रिएट कर रहे हैं। आप किसी और के लिए काम करके आप महान नहीं बन सकते। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करके मैं मतलब तिश्मार खां बन जाऊँगा। आप नहीं बन सकते हो। चीन का एग्ज़ाम्पल परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। हम कई सालों से अपने को ये कंफर्ट देते रहे कि हम चीन मैन्युफैक्चरिंग जायंट है तो हम सर्विसेज जायंट है। सर्विसेज जायंट क्या होता है? आपको ध्यान होगा कि 2015-16 में OnePlus लॉन्च हुआ था। OnePlus ये देखिए, चीन में जब आईफोन बनना शुरू हुआ तो असेंबली शुरू करी, बट धीरे धीरे उनकी लोकल कंपनीज आए क्योंकि वो पूरा इकोसिस्टम बन गया था। उसी इकोसिस्टम से अगर आईफोन बन रहा था तो बाद में धीरे धीरे ओप्पो बनने लगा, वीवो बनने लगा, OnePlus बनने लगा, और हज़ारों कंपनीज आ गई। पहले OnePlus मुझे ध्यान है कि सियानोजन करके एक अमेरिकन कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। OneFind भारत की कंपनी माइक्रोमैक्स ने शायद, उसने सियानोजन को ले लिया, एक्वायर कर लिया, और ये कह दिया कि OnePlus उस सॉफ्टवेयर को, सियानोजन को यूज़ नहीं कर सकती है। तो क्या OnePlus का काम बंद हो गया? जी नहीं। उसने एक अपनी ऑक्सीजन करके एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दी। हम भारत में बैठ के ये कहते रहते हैं। तो भारत की कंपनी ने अमेरिकन कंपनी का सॉफ्टवेयर लिया और हमें लगा कि चाइना का काम बंद हो जाएगा। जी नहीं, चाइना ने अपना डेवलप कर लिया। आज के दिन में ये महाशय हमारे रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि टेस्ला के पास 40 लाख लाइन का कोड है। तो वहाँ पे अब तो 100 कंपनीज आ गई हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब तो एक्सपर्ट है। चाइना लीडिंग प्लेयर है। BYD, उसकी भी तो, चाहे वो Xiaomi के कार्स आ रहे हैं, सभी के सभी स्मार्ट कार्स हैं, वहाँ भी तो लाइन से कोड लिखी हैं। तो बिना अंग्रेजी जाने चाइना बना रहा है कोड ना। हम भाई इंग्लिश एडवांटेज है हमारे पास, सर्विसेज एडवांटेज है हमारे पास, हम अच्छे कोडर हैं, तो कौन सा हमने प्रोडक्ट बना लिया? चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग भी कर ली, कार भी बना ली, और कार को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी बना लिया। और हमने क्या किया? हमने उन्हीं अमेरिकन कंपनीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने अपनी IITs के ब्रिलियंट माइंड्स जिस पे पैसा हमने लगाया, उनको
वहाँ भेजते रहे कि भाई और अब जाके काम करो और ज़्यादा जाके काम करो, और साथ में यहाँ बैठ के हम ताली बजाते रहें कि अरे ये फलाना कंपनी का CEO इंडियन है, फलाना कंपनी का CEO इंडियन। ये पूरे प्रकरण में जब ट्रंप ने भारतीय लोगों पे टारगेट करना शुरू किया, कौन सा CEO, चाहे गूगल का हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का हो, किसने मुंह से भी एक चूचा पार निकाली? किसी ने भी नहीं निकाला। उनको पता है कि जिस दिन मुंह खोलेंगे अगले दिन उनके डिपोटेशन की बात आ जाएगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अमेरिकन्स को, वो भारत के चाहे किसी का भी कंट्रीब्यूशन नहीं। विवेक रामास्वामी, अगर आपको पता होगा, पिछले 1-1.5 जो भी ट्रंप अभी कर रहा है, बहुत सारे पॉलिसीज़ विवेक की थी, लेकिन विवेक मजाल है मुँह खोल दे तो अगले उसके डिपोटेशन की बात कर देंगे। वो गोरे अपने सामने किसी को देखते कहाँ हैं? और हम इस मुगालते में थे कि भैया वी आर वेरी स्मार्ट, हम अच्छे हैं, तो हमें मतलब कोई टारगेट नहीं करेगा। जी, आज के दिन में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। आपको करेंगे, 100% करेंगे। आप उनकी जॉब ले रहे हैं, उनकी नौकरियाँ ले रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं कि हम किसी और के लिए बहुत अच्छा काम करें। इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने देश में चीज़ें बनाएं और वहाँ काम करें। The conceptualization of a product, the bottom end of the smile curve is actual manufacturing, and the right high end of the smile curve is the marketing, is the financing, is the products appended to the end product that they manufacture. For example, in the case of the iPhone, it is the iTunes, the various apps and so on. Right? So what has happened over the last 20-30 years is that global competitiveness in manufacturing has drawn down the returns of this middle part. And so what we're saying is that now in the 21st century, like 1/4 of the way in the 21st century, for India to aspire to the low end of this value-added chain of product is both a poverty of intellect and ambition. And I think we want India to. तो ये प्रोफेसर लांबा का ये कहना है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग करके ये दर्शाता है कि इंटेलेक्ट का, यानी कि बुद्धि की कमी को दर्शाता है। तो मेरा ये कहना है कि प्रोफेसर लांबा, आप एक यूटोपियन वर्ल्ड में हैं। आप अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, वहीं आप अपना काम कीजिए। आपको दूसरे को ज्ञान देना आपके लिए शोभा नहीं देता, बिकॉज आपके पास नहीं है ज्ञान। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। आज के दिन में अमेरिका चाहता है कि हमारे पूरे अस्तित्व को ख़त्म कर दे। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हमारे फसल हमें बेचना चाहता है, जो हमें पता ही नहीं कि उसमें क्या है। वो नॉन वेज मिल्क बेचना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने पर आमादा है। ऐसे समय में अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, आप एक दिन खड़े नहीं हो सकते। अगर आप जियोपॉलिटिक्स का ध्यान होगा, देखिए पिछले 5 सालों से चीन पे अमेरिका ने कितनी कोशिश करी कि चिप्स की शॉर्टेज हो जाए। जगह जगह पे हाई एंड चिप्स को वो मैन्युफैक्चरिंग और वहाँ पे बेचना, सब पे उसने बैन करके रखा। लेकिन चाइनीज़ स्मार्ट थे, पिछले कई सालों से काम कर रहे थे इस पे ऑल्टरनेटिव्स के लिए। पिछले कई सालों से उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी थी। प्रोफेसर लांबा एक बड़ी कुकूंड दुनिया में रह रहे हैं। हो सकता है वो सही में समझते होंगे कि वो सही कह रहे हैं, किंतु उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर कोई भी चेंज होता है दुनिया में तो उसका इस एंटायर जो सो कॉल्ड ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या असर पड़ेगा। उन्हें सिर्फ ये पता है, थियोरेटिकल उन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं जिसमें उन्हें वैल्यू चेन और स्माइल कर्व पता उन्हें। देखिए, ये सारी बातें जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, बट हर एक चीज़ अपनी जगह पे होता है। आज के दिन की स्थिति देखिए, आज के दिन में अमेरिका पागल बना पड़ा है। वो पूरे सिस्टम को बदलना चाहता है और जो भी उसके रास्ते में आएगा सबको वो ख़त्म करना चाहता है। पिछले 5 साल से जो चाइना +1 स्ट्रेटजी चल रही है, देखिए हम चाइना हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमने उससे 2 बार लड़ाई लड़ी है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखें, चाइना ने हम पे कोई रूल नहीं किया है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो एंग्लो सैक्शंस हैं, 200-250 साल भारत पे उनका रूल था और उन्होंने काफ़ी बुरी तरह से हमें यूज़ किया और अब्यूज़ किया। तो
किसी भी समय में अगर कोई एशियन कंट्री उनके अगेंस्ट खड़ा होता है तो मुझे तो और कुछ नहीं, ये जिज्ञासा होती है कि वो उस कंट्री ने किया कैसे। तो जब चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी ये चला रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका चला रहे थे, तो चीन उन्हीं कंट्रीज़ अमेरिकन्स के साथ काम करते करते पैरेलली अपनी सभी चीज़ें खड़ा कर रहा था। उसने अपनी सारे इंडस्ट्रीज़ खड़े किए, मैन्युफैक्चरिंग खड़ा किया, टेक्नोलॉजी जो आईपी जो था अमेरिकन कंपनीज़ का आईपी था या यूरोप का था, सबको लिया उसने। कुछ चीज़ें उसने ऑफिशियली ली, कुछ चीज़ें उसने अनऑफिशियली ली, बट ली। सॉफ्टवेयर उसने खुद डेवलप किया। आज के दिन में जो चीन पे सेमीकंडक्टर का जो प्रतिबंध लग रहा है उसके लिए उसने तैयारी करी। 10 साल से 15 साल से कितनी हज़ारों कंपनीज चीन में थी जो इस पे काम में लगी हुई थी। और पूरा जो ये बार बार वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं कि 20% सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंडिया में होता है। उससे क्या होता है, आप ये कंप्यूटर के इस पे स्क्रीन पे आप डिज़ाइन कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग आप समझते हैं, एक चिप बनाना खुद अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो रहा है। इतना हाई इंटेंसिव कई सारे कंपनीज काम करते हैं, बट मेजॉरिटी जो बेस्ट क्वालिटी जो सेमीकंडक्टर अभी जो चिप सबसे लोएस्ट नैनोमीटर के वो ताइवान बना रही है। अमेरिका आज के दिन में उसमें कॉम्पिटिटिव नहीं है। और आज के दिन अगर अमेरिका चाहे सप्लाई अगर ताइवान के थ्रू और बाकी कंट्रीज़ के थ्रू बंद कर दे और चीन से, एज्यूमिंग कि हम चीन से नहीं ले रहे हैं, तो हमारे पास हमारी सारी इंडस्ट्री हमारी तबाह हो जाएगी। हमारे जितने भी डिफेंस के जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हमारी जितनी कारें हैं, हमारे जितने गैजेट्स, वो सब के सब अभी डिपेंडेंस हमारा बाहर पे ही है। हम क्या कर लेंगे? पूरी इकॉनमी आपकी चाहे तो अमेरिका आपकी 6 महीने के भीतर आपको बर्बाद कर सकता है। 6 महीने इसलिए कि जो आपके पास स्टॉक है इधर उधर पड़ा है वो यूज़ कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो आपका अपने इस पे लोकल जो आपका बेस होना चाहिए, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ होना चाहिए। लड़ाई होगी तो फिर क्या होगा? आज के दिन में रशिया पिछले 2.5 साल से 3 साल से जो लड़ाई हो रही है उस पर टिका पड़ा है। क्यों वो टिक पाया है? क्योंकि काफ़ी बड़ा उनका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बेस है। कल को अज्यूमिंग चीन से ही हमारी लड़ाई हो जाए तो आपको लगता है कि अमेरिका या बाकी कंट्रीज़ हमें सपोर्ट करेंगे? और हमारे पास अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा तो हम चीन से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बेस के बिना आपका ठिकाना नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं आज की दुनिया में। आप अमेरिका के लिए नौकरी करके, उनके कंपनीज़ के लिए काम करके आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। In India, what is the biggest constraint on your production? It is finding high quality workers. And so to some we need to spend $10 billion or 75,000 crores on incentives to chip industry, incentives to chip manufacturing, which I think is a complete white elephant for us at this stage of our development. The $10 billion we're talking about is the tip of the iceberg, and we're not even thinking about getting to the frontier on chip manufacturing. China is spending enormous resources, hundreds of billions of dollars in doing that. But China also has spent a lot of money on improving the quality of the universities and so on, and has quite that richer. So, रघुराम राजन जी को लगता है कि कोई भी काम करो तो सबसे अच्छा करो, यानी कि आप आईआईटी की तैयारी की और सीधे एमआईटी में आप चले जाओ। आपने मैन्युफैक्चरिंग सोचा तो ज़िंदगी में आपने साइकिल बनाई नहीं है, लेकिन आप सीधे सीधे टेस्ला से गाड़ी बना दो। तो इनका वो बच्चा जो बड़ा होता है और वो जो पूरा जो प्रोसेस होता है, फेज़ होता है, कोई भी चीज़ करने की पीछे की जो प्रक्रिया होती है उनमें इनका विश्वास नहीं है। इनका है कि भाई करना है तो सीधे बड़ा करो, कैसे करो इनको पता नहीं है, लेकिन हाँ करो। तो ये जो थियोरेटिकल लोग होते हैं जिनके पास कोई प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस नहीं, सेंस नहीं, वो ऐसी बातें करते हैं। India as far as GDP goes. So they have the resources. We don't just now. For us, getting into the chip subsidy game is a... So चाइना के पास रिसोर्सेज ऊपर से नहीं आए। ऐसा नहीं कि किसी ने आके उनके पास रिसोर्सेज दे दिए। एक समय में हमारे लेवल के थे,
भारत और चाइना का जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स थे सब एक जैसे थे, पर कैपिटा इनकम उनका हमारे जैसे था, इनफैक्ट कुछ पीछे ही था। उन्होंने काम शुरू किया और ये प्रोडक्शन में एंटर किया, उन्होंने हर एक चीज़ को बनाना शुरू किया। शुरू में जूते चप्पल बनाने शुरू किए, बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, उसके बाद से फिर हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सब जगह चले गए। इसलिए उनका इनकम बढ़ा। उनका इनकम इसलिए नहीं बढ़ा कि उनका इनकम था और तब वो उन्होंने ये करना शुरू किया। उन्होंने हर एक देखिए, देश में जहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पहले हम ये करेंगे उसके बाद वो करेंगे। आप मल्टी प्रॉन्ग्ड काम होता है, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग हैं। कुछ लोग एक काम करेंगे, कुछ लोग कुछ और करेंगे। ये देश में हम कहते हैं कि 50-55% की हमारी आबादी है जो कृषि से जुड़ी हुई है। उनको आपको कैसे नौकरी के इसमें लेके आओगे? सीधे सीधे उनको कोडर बना दोगे? इतनी कोडिंग किसके लिए करेंगे? कि अमेरिका की कंपनीज कितने सारे जॉब प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने सारे लोग क्या कोड करेंगे? उनको मैन्युफैक्चरिंग में ही उनको एंट्री मिलेगी, जहाँ पे वो डिसेंट इतने कमा सके कि अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। ये हवा हवाई वाली बातें, ये सिर्फ ऐसे लोग जिनका देश में बाकी लोग कैसे रह रहे नहीं रह रहे, इनफैक्ट देश तो कोई वास्ता ही नहीं। दूसरे देशों में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी बातें करना। When the Apple iPhone is created, when Steve Jobs sits and thinks about how it will look, when he puts in the IP that makes it work as well as it worked when it initially came out, that's where the value is added. So Apple says design in California. Apple hasn't made anything. It's all being done by Foxconn. Apple takes the initial part of the design process in the production chain. It's the last part, which is marketing it. It doesn't own anything in the middle, which is the manufacturing process. So इनका जो पूरा एप्पल का एग्जांपल है इतना फ्लॉड है। मैं बताता हूँ कितनी समस्याएं हैं इस एग्जांपल में। एंड मुझे इस बात से दुख होता है कि हमारे देश में कई सारे लोग इनको एक बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं। देखिए, एप्पल है, उसने आईपी क्रिएट करी है। हम एप्पल बनने की अभी बात नहीं कर रहे। वैल्यू एडिशन होता है। चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी तो उसने कितनी सारी ऐसी कंपनी खड़ी कर दी। आज के दिन में वीवो है, चाहे वो ओप्पो है या फिर वन प्लस है, ऐसी कितनी सारी कंपनियां खड़ी हुई हैं। टेस्ला की हम बात करते हैं, आज के दिन में BYD टेस्ला से ज़्यादा बिजनेस कर रही है, ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और ये सब पिछले 10 साल में हुआ। लेकिन उसकी नींव कहाँ से रखी? शुरुआत उन्होंने करी एक छोटे स्केल में शुरू करी। हम सीधे सीधे एप्पल की बात कर रहे हैं, और एप्पल भी हम कहाँ बना रहे हैं? इनके हिसाब से इनका जो लॉजिक है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें अमेरिकन कंपनीज़ के लिए काम करना चाहिए। तो वो भारत में एप्पल बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई अमेरिका में इतने सारे सॉफ्टवेयर के जॉब्स हैं, तो वहाँ पे भारत के लोग अमेरिकन कंपनीज़ के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? ये GCCs वो खोलने जा रहे हैं या खोलने वाले हैं, उसमें वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? भाई कितनी सारे GCCs खोल लेंगे और उनके लिए कितना आप सर्विस सॉफ्टवेयर बना लोगे? अब AI आ गया है तो सॉफ्टवेयर कहाँ से बनेगा और क्यों बनाएंगे? वह खुद से कितनी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। बट हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। इतने सारे लोगों का जॉब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से ही मिल सकता है। हम सीधे सीधे छलांग नहीं लगा सकते हैं एग्रीकल्चर से सर्विसेज। और सर्विसेज में क्या सर्विस दोगे आप? ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज किसी और देश के लिए बनाना टेनेबल नहीं है, क्योंकि कभी भी वो चाबी बंद कर सकते हैं, जो अभी करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये रघुराम राजन ने 2020 में जो गवर्नमेंट PLI स्कीम ले, तब से इसके पीछे पड़े हुए थे। उसको बंद कराने के चक्कर में पड़े हुए थे कि भाई आप सब्सिडी क्यों दे रहे हो, $10 बिलियन की सब्सिडी क्यों दे रहे हो। अभी वो उनका ऑब्जेक्टिव है, वो ये कह रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी ही नहीं चाहिए। वो चीन कर रहा है, चीन को करने दो। हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज में अमेरिकन कंपनीज़ के लिए हमें काम करना चाहिए, हमें यूरोपियन कंपनीज़ के लिए काम करना चाहिए।
वो प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें उनके लिए हमारे यहाँ बैठ के उनको सर्विस देना चाहिए। वो मेन काम अमेरिका में होगा, हमें उनके लिए इंसिडेंटल जो होता है थोड़ा बहुत 20-25% काम हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए, पूरा काम हमें नहीं करना चाहिए। ये बार बार ये पुश कर रहा है। देखिए, आप ये पूछेंगे कि हम रघुराम राजन को इतनी महत्ता क्यों दे रहे हैं, वो कौन है, हम उन पे एक पूरा वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं रघुराम राजन कौन है, इनके हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। जो आप फुटेज देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ, ये भारत जोड़ो, जब राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू करी थी तो उसमें राजस्थान के चरण में इन्होंने ये ज्वाइन किया था और उनको अपना मॉरल सपोर्ट दिया था। सो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी नज़दीकी नाता इनका। Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been growing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. What's your path to doing a PhD at MIT? Well, देखिए, ये जो इसके पहले जो आपने वीडियो देखा जहाँ पे वो राहुल गांधी के साथ बात कर रहे थे, ये 2022 में शूट हुआ था और उन्होंने उस समय कहा था कि हम बहुत ही किस्मत के धनी होंगे कि हम 2023 में हमारा ग्रोथ 5% भी होगा। 2023 में हमारा ग्रोथ 9% के करीब था। तो ये हैं हमारे कांग्रेस के ये आर्थिक सलाहकार जो भारत को क्या करना चाहिए इस पे इनकी राय होती है। अब इनका पर्सनल इनकी सोच क्या है इस पे हम ध्यान देते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। I think when you're in a poor country, my father was a diplomat, so we had spent some time in Europe, and when I came back to India, the first thing that hit me was how little there was in the shops. Milk was rationed, bread was rationed. You had to essentially make friends with the shop owner to get half a loaf of. आपने देखा कि रघुराम राजन जी कह रहे थे कि भारत में जब वो वापस आए बाहर से तो उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे हर एक चीज़ राशन है, चीज़ें दुकानों में है ही नहीं, सामान ही नहीं है। तो और उसके बाद से उनको लगा कि उनको इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करनी चाहिए समझने के लिए कि ये गरीबी क्यों है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि जिस राजनीतिक दल के चलते ये भारत की जो स्थिति थी, कांग्रेस पार्टी, उसकी नीतियों के चलते ये सब उन्होंने पढ़ाई कर ली और फिर से वहीं उसी पार्टी को उन्हीं नीतियों को वापस लाने के लिए ये काम करने लगे। तो ये हमारे ब्रिलियंट हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं, अमेरिका से आए हुए। देखिए, उनका इसके पहले कुछ मिनट पहले हम वीडियो देख रहे थे कि बार बार वो कह रहे थे कि हमें सब्सिडी नहीं देना चाहिए। तो देखते हैं हमारे देश में सब्सिडी की क्या हालत है और कितना लोड है हमारे देश पे। देखिए, ये भारत का सब्सिडी का जो खर्चा है वो है हर एक साल हम तकरीबन 4,30,000 करोड़ का एवरेज हम सब्सिडी हमारा पे खर्चा होता है और जो कि रफली $50 बिलियन के बराबर है। हम पिछले 3-4 साल से इतना खर्चा कर रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से मोटा मोटी इतना हमारा खर्चा होता है। और इस पे सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, फूड पे, उसके बाद से फिर फर्टिलाइजर्स पे, इंटरेस्ट पे, आदि पे ये खर्चा होता है। और $50 बिलियन का ये जाता ही है और ये इससे कोई रिटर्न नहीं आता बिकॉज एक्सपेंडिचर है। जैसे आप खाने पे अगर आप खर्चा करते हैं तो ये क्या कंजम्पशन है, इससे खाने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो हमने फूड पे खर्चा कर दिया, हमने फर्टिलाइज़र पे कर दिया। फर्टिलाइज़र से ठीक है फूड प्रोड्यूस होता है, बट फूड सब्सिडी से क्या होता है। लेकिन खर्चा हम करते हैं, गरीबों को, कई सारे लोगों की फैमिलीज़ को आवश्यकता होती है जो हम देते हैं। $50 बिलियन हर एक साल देते हैं।
और रघुराम राजन जी को इतना दुख हो रहा था कि हम $10 बिलियन क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों सब्सिडी दे रहे हैं। वो $10 बिलियन जिससे हम 50 भी नहीं, $500 बिलियन अर्न करने की बात कर रहे हैं, जिससे लाखों लाखों जॉब्स पैदा होंगे, उससे उनको बहुत ही कष्ट हो रहा था। अभी तक हमने ये जो $10 बिलियन का जो हमने PLI लॉन्च किया है, उसमें से मुश्किल से 600-700 मिलियन डॉलर खर्चा हुआ है, यानी 85,000 करोड़ में से मुश्किल से 6-7 हज़ार करोड़ अभी खर्चा किया है, और इससे 3 लाख जॉब्स अभी तैयार हो गए हैं। और एक बार सेमीकंडक्टर और बाकी जितने भी फैक्ट्रीज़ पूरे के पूरे तैयार हो जाएं तो लाखों लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी और लाखों करोड़ों का हमारा बिजनेस होगा। $500 बिलियन बिजनेस का प्लान है, बट ये $10 बिलियन खर्चा करने में उनको बहुत कष्ट हो रहा था। वो अमेरिका से भाग भाग के आ रहे थे ये कहने के लिए कि भैया मत करो, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, चीन को करने दो, चीन को मैन्युफैक्चरिंग करने दो, आप मत करो, भारत को नहीं करना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए, अमेरिका के कंपनीज़ के लिए काम करना चाहिए, उनको सर्विस देना चाहिए। आपने देखा कि सरकार इनकी नीतियों का पालन करती तो हम किस पोजीशन में रहते। तो मैं जो नंबर्स PLI के लिए बोल रहा था, ये देखिए PLI डॉक्यूमेंट है, जो प्लान था ये 2020 का प्लान था, जिसके बाद से रघुराम राजन जी और उनके मित्र लांबा जी भारत में आके बैठे हुए थे। वो किताब भी लिख दी उन्होंने कि हमें क्यों नहीं खर्चा करना चाहिए, और आपने इसका नतीजा ऑलरेडी देख लिया है। हमने इतने थोड़े पैसे $10 बिलियन में से सिर्फ 600 मिलियन, जो उसका 6% भी नहीं है, वो खर्चा करके हमने 2 लाख 3 लाख अब तक हो चुका है, 3 लाख नौकरियां कर लीजिए, $13 बिलियन का हमारा बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है। तो इससे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है। बट ये जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, अमेरिकन जो एजेंडा पेडल कर रहे हैं, उनको कितना दुख हो रहा था। क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे, क्या भावना हो सकती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ये सही नहीं लग रहा है कि वो क्यों चाहते थे कि हम प्रोडक्शन ना करें। देखिए हमारे देश में क्या हुआ है कि कई सारे लोग, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो समझते हैं, लेकिन कई सारे लोग ये समझते हैं कि जो बंदा बाहर में पढ़ा हुआ ना, वो ज़रूर समझदार होगा, उसने कोई डिग्री ली है, ऑक्सफोर्ड से कोई डिग्री ली है, कैम्ब्रिज से ली है, स्टैनफोर्ड से लिया है, हार्वर्ड से लिया है, या फिर अमेरिका में किसी भी कॉलेज से, कनाडा में किसी भी कॉलेज से बाहर गया है ना, इसका मतलब है कि अंग्रेजी पढ़ा होगा, ज़रूर समझदार होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग फॉरेन में एक्सपर्ट्स नहीं हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों की हमारे देश में कमी है, और काफ़ी सारे लोग जाकर सही में हाई स्किल एनवायरनमेंट में काम करते हैं और ट्रेंड होते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ हमें लेनी चाहिए, उनको अपने सर पे नहीं बिठाना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बंदे का मंशा क्या है, उसका दिल कहाँ पे है, उसका मन कहाँ पे है। जो अच्छी चीज़ें हैं ले। आज के दिन में ताइवान में जो TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके जो पहले जो फाउंडर्स थे ना, वो भी अमेरिका में काम करते थे। 1980 के दशक में वो वापस आए, अब ताइवानीज़ ने उन्हें वापस बुलाया, उन्होंने पूरा प्लांट इस्टेब्लिश किया जो वर्ल्ड का अभी बेस्ट प्लांट है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका में, यूरोप में यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ के बड़े लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, वहाँ की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उनको बुलाकर यहाँ पे उनको बोलना चाहिए फंडिंग करके कि भाई आप ये काम यहाँ पे करो, इंडिया में काम करो। हमें वहाँ से एक्सपर्ट्स वैसे नहीं बुलाने हैं जो आके ये बोले कि आप मत बनाओ, यहाँ पे कुछ करो मत, आप सिर्फ ये काम करो, आप दूसरे की नौकरी करो, चाकरी करो। ऐसे एक्सपर्ट्स हमें नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे एक्सपर्ट्स की हमें आवश्यकता है जो हमें काम करने से मना करे, जो हमें कुछ बनाने से यहाँ मना करे? रघुराम राजन की हिस्ट्री ये है, ये इन्होंने भारत में पढ़ाई करी और उसके बाद से वो अमेरिका चले गए। आज के दिन में अमेरिका में वो शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिज़नेस, वहाँ पे वो फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। इस बीच में उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी और
कांग्रेस पार्टी ने इन्हें 2011-12 के समय में इकोनॉमिक एडवाइज़र बनाया और बाद में आरबीआई का गवर्नर बना दिया। 2016 में उनके टर्म को रिन्यू नहीं किया तो वो वापस चले गए, और तब से कोई भी यहाँ पे कुछ होता है वो वापस आते हैं और आके हमें अपना ज्ञान देते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ये राजन साहब कांग्रेस के ये नए मनमोहन सिंह हैं। अगर हम इनकी बात मान लेते हैं तो हमारी जो तकरीबन 3 लाख जो नौकरियाँ हुई मोबाइल इंडस्ट्री में और बाकी इंडस्ट्री में, ये कुछ नहीं होता, ज़ीरो होता। 6-7 लाख जो इंडायरेक्ट जॉब्स रोज़गार मिले वो भी नहीं होता। अभी आज के दिन में जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें 2 सेक्टर्स हैं, मोबाइल फ़ोन और फार्मास्यूटिकल। दोनों पे अभी ड्यूटी नहीं लगाई है, दोनों हमारे पीएलआई में हैं और दोनों का विरोध ये एक्सपर्ट्स कर रहे थे। देखिए, आखिर में सिर्फ मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। आपको शायद पता होगा कि 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेजी जहाज़ भारत में पहुँचा था। उसके पहले शायद 1603 में एक व्यक्ति ज़मीन के रास्ते से भारत में आया था, लेकिन पहला जो डेलीगेशन जो था, इंग्लिश डेलीगेशन, ब्रिटिश डेलीगेशन, 1608 में भारत में आया था। उसके बाद से 1818 में, यानी कि 210 साल बाद, अंग्रेज़ों ने मराठाओं को हरा के भारत में अपना साम्राज्य कायम किया। लेकिन एक और शक्ति थी जिस पे उनका कब्जा नहीं हो पाया था, वो था रणजीत सिंह का जो सिख साम्राज्य। और 1849 में अंग्रेज़ों ने उनको भी हराया। उनकी महाराणा रणजीत सिंह का देहांत हो चुका था, बट उनके जो जनरल्स थे वो फाइनली 1849 में हार गए, और उसके बाद से अंग्रेज़ों का भारत पे आधिपत्य हो गया। ये कब हुआ था? 241 साल बाद। तो अंग्रेज़ अचानक आकर भारत पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, धीरे धीरे किया। और देखिए, जब तक अंग्रेज़ शुरू में खुद लड़ते रहे, हर एक लड़ाई वो हारे। उनकी जीत का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्होंने भारत के लोगों को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया। 210 साल, 240 साल, इसका मतलब समझते हैं कि 8-10 जनरेशन के लोगों ने, भारत के लोगों ने उनको उनकी सेना में काम किया। और जैसे जैसे उन भारतीय लोगों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी जीत भी बढ़ती गई। कुल मिलाकर ये वही बात है, घर का भेदी लंका ढाए वाली बात है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि देश कितना हो बड़ा हो, शक्तिशाली हो, लेकिन अगर यहाँ के ही लोग बाकी लोगों से मिल जाएं तो उसका अस्तित्व नहीं बचता है। ये हमने अंग्रेज़ों के समय देखा कि कुछ लोगों ने उनके लिए काम कर कर इस पूरे साम्राज्य को, भारत के को गुलाम बना दिया। इस चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। और इसी के साथ इस प्रोग्राम पे हम विराम देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगले प्रोग्राम को हम जल्दी से लेकर आएंगे, उसको भी, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।